हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग बिहार से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। हम लोग बिहार के इतिहास से जुड़े अब तक जितने भी प्रश्न हुए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 36 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 37 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए 37 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पूछा गया बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो देखिए, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया, जारी किया। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी थी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक और हसन इमाम तथा डॉक्टर सिन्हा के साथ ये सभी हो गए। 1908 से 1909 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को उठाया गया, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इसे स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित करके नवीन या नया प्रांत बिहार का जो है उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 है, बिहार दिवस का क्या महत्व है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाने का जो इंपॉर्टेंस है आपको बताना है, जो कि हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए यादगार के रूप में बिहार दिवस मनाया जाता है। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद इसको यादगार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। बिहार शब्द यानी संस्कृत और पाली शब्द है। जो बिहार है ये संस्कृत भी है और पाली शब्द है। बिहार का मतलब होता है मठ, या मतलब कि मठ, या कह सकते हैं मोनेस्ट्री। इससे मतलब बिहार जो है, बिहार विहार शब्द से बना है। बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। 39 है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना कब हुई थी आपको मालूम है? 22 मार्च, याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा ये दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। ठीक है, अलग हो गए दोनों, और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 40 नंबर है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। अगर जवाब मालूम है तो कमेंट करके बताइए। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता और पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। देखिए, निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही एक प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक
9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 41 है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो याद रखिएगा 1912 में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1912 से यह प्रभावी भी हो गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुए, यानी इन दोनों के बीच बंटवारा हो गया 1936 में। दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। 42 है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का अस्तित्व जो है कब स्थापित हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा 1936, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो 1936 तक बिहार और उड़ीसा ये संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर 1936 माना है। 43 नंबर है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको मालूम है कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1936। 44 नंबर है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? सेम प्रश्न सेम जवाब। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, पृथक हुआ? तो 1936 में। 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हो गया। 45 है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 1935 के तहत इस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 46 है, बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो देखिए अगर बात करें बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, बिहार अगर बात करें तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो 1912 को बंगाल से ये अलग हुआ और 2000 में झारखंड भी इससे अलग हो गया। तो याद रखिएगा। 47 है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? आपको मालूम है, इसका सही जवाब क्या होगा? 1912। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 48 है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा कब स्वीकार किया गया? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। 49 है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1913। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। कहां पर? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कहां पर कब हुई? तो बांकीपुर में हुई। कब हुई? तो 20 जनवरी 1913 को। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1909 में संशोधन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य और 21 निर्वाचित सदस्य और 19 मनोनीत सदस्य रखे गए।
50 नंबर है 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम के रोक लगाई। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, किस पर जो है रोक लगाई? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, अगर इसके बारे में बात करें तो मतलब कि बेगारों पर, जो छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम है इसने रोक लगाई किस पर? तो बेट बेगारों पर। 1909 और 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन तथा 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खूटकटी अधिकारों को मान लिया और बेट बेगारी या बलात् श्रम का उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। तो याद रखिएगा। 51 है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो 1908 में। ऊपर में इसके बारे में डिस्कस किया है हम लोगों ने। 52 है, आपको बताना है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें रिजर्व है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 38। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें जो है रिजर्व हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट हैं, सदस्य संख्या 243। मतलब कि जो है इसमें से 203 सीट समान और 38 अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 53 है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका सही जवाब है 2006 में। 2006 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया था। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ और बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में, अगर बात करें तो बिहार में किस स्तरीय पंचायती राज को अपनाया गया है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को। निचले स्तर पर ग्राम पंचायत है, इसके बाद दूसरे स्तर पर प्रखंड स्तर है और इसके बाद मतलब कि जिला स्तर है। तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषदें। 54 है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो बिहार, यहां पे, अच्छा, बिहार का नाम बिहार ही क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पे बौद्ध मठों की अधिकता थी, इसलिए इस राज्य को बिहार शब्द दिया गया। तो बौद्ध मठ के अधिकता के कारण इस राज्य को बिहार कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में उदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध बिहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। पहले बिहार था। बिहार का मतलब कि बौद्धों के जो मठ थे, बौद्ध बिहार थे, इनको बिहार कहा जाता था। बाद में गलत मतलब कि, या ये कह सकते हैं कि उच्चारण के कारण जो है बिहार को बिहार कह दिया गया। 55 नंबर है 1866 और 67 के बीच नील खेतिहरों में या नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्रियों की जो है, जो क्षेत्रीय है, क्षेत्र की पहचान करें। क्षेत्रीय जो मतलब कि कह सकते हैं कि जो स्थान है, इनको पहचान करना है। 1866 और 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की जो पहचान है वो आपको करना है। इसका पहचान बताइए क्षेत्रीय रूप में कहां कहां से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दरभंगा और चंपारण। दरभंगा इस क्षेत्र की जो पहचान है किस रूप में होती है? तो दरभंगा और चंपारण के रूप में। उत्तर बिहार के नीलहे रैयतों ने, नील खेतिहरों ने, जमींदारों ने अत्याचार से त्रस्त और अपने दुखमय जीवन से उबकर 1866 और 67 ईस्वी के बीच विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहले पहल जो है लाल सराया कोठी में फूटी, वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा तक फैल गया। 56 नंबर है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार जो शुक्ल थे, जिन्होंने नील विद्रोह में बहुत बड़ा बड़ा भूमिका निभाया था, महात्मा गांधी को
अपने आगरा पे जो है चंपारण में बुलाया था। किसके लिए? तो जो खेतिहर थे, नील खेती करने वाले मजदूर थे, इनके दुर्दशा को अच्छे करने के लिए, इनके विरुद्ध जो है आंदोलन, मतलब कि इनके विरुद्ध जो है लड़ने के लिए आंदोलन करें, ताकि इनको इन समस्याओं से मुक्ति मिल सके। इन जमींदारों से जो विदेशी थे, जो आए हुए थे, जो नील खेती करने के लिए इन पर दबाव डालते थे, इनको शोषित करते थे, इनसे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी को जो है चंपारण में बुलाया, ताकि इनके दुर्दशा को देखकर महात्मा गांधी कोई उचित कदम उठाए। तो इस तरह से याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल जिस गांव के निवासी थे, उस गांव का नाम क्या है? तो मुरली भराहवा। ये मुरली भराहवा के निवासी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भराहवा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात करके चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। 57 है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। नाम है पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदनामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा बाई दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर जो है प्रकाश डाला। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें चंपारण में अत्याचार, प्रताप 28 फरवरी 1916, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि है, याद रखिएगा। तो 1916 अलग है, चंपारण में महात्मा गांधी एक अलग पुस्तक है, प्रताप 28 फरवरी ये अलग पुस्तक है, और चंपारण में अत्याचार ये अलग पुस्तक है। ये सभी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। 58 है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो याद रखिएगा, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, यानी ऑप्शन ए पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल संकृत्यान प्रमुख थे। 59 है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो आपको मालूम होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। जब ये मिले थे इलाहाबाद में, तभी इन्होंने आमंत्रित किया था चंपारण आने को। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात करके चंपारण आने का अनुरोध किया था। इसके बाद है 60 नंबर, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर जो केंद्र था, वो किस विद्रोह का केंद्र था? आपको बताना है। 1830 के दशक में पटना नगर जो केंद्र था, वहाबी आंदोलनों का केंद्र था, यानी वहाबी आंदोलन इसका सही जवाब हो जाएगा। वहाबी आंदोलन मूलतः जो है अरब से आरंभ हुआ था। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में था। भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। 61 है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा महादेवलाल सराफ। महादेवलाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ के द्वारा किया गया था। इसके बाद इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एवं सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से जो है नमक बनाकर किया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल और कैलाश बिहारी लाल आदि ने किया था। 62 है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है?
निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो याद रखिएगा देव में। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यहां पर स्थित एक तालाब है जो सूर्य मंदिर के सामने है। इसे बिहार का प्रसिद्ध ये जो है बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत मतलब हुई ऐसा माना जाता है यहीं से। और वर्तमान रांची के बुड्डू में भी जो है एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है बुड्डू में। 63 है। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो इसका सही जवाब है मुंगेर से, डी ऑप्शन। 1930 और 1932 के बीच बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक जो है अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। 64 है। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? इसका सही जवाब क्या है बताइए? इसका सही जवाब है श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा ऑप्शन डी में दिया गया, डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। श्री कृष्ण सिन्हा जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से जो है जाना जाता है और भारतीय राज्य बिहार के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे और 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री यानी उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था ये बने थे। 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1961 तक मृत्यु पर्यंत यानी 31 जनवरी 1961 तक ये पद पर बने रहे। 65 है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपको मालूम है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें तो श्री कृष्ण सिन्हा जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। श्री कृष्ण सिन्हा या श्री कृष्ण सिंह दोनों नाम एक ही है, ठीक है। और इनको ये दोनों एक ही है। भारतीय राज्य बिहार के प्रथम ये मुख्यमंत्री थे। 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में ये जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1961 तक मृत्यु पर्यंत यानी 31 जनवरी तक इस पद पर ये बने रहे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे अगर देखा जाए तो इसमें जो दिया गया है ऑप्शन आपको बताना है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह और श्री कृष्ण सिन्हा दोनों एक ही हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृतायन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृतायन ने किया था। 67 नंबर है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? यानी बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था बताइए। इसको बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। याद रखिएगा वर्ष 2000। कब? तो 15 नवंबर। 68 है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो 1942 में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इन दोनों की असफलताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया था और इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने 1942 में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 69 है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से जो है प्रारंभ किया था? ये बीपीएससी 6वीं 2020 में पूछा गया था प्रश्न। तो याद रखिएगा
रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर जो है, अपना राजनीतिक कैरियर को किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के तहत जो है ये अपना करियर स्टार्ट करते हैं राजनीतिक के क्षेत्र में। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया था। 1969 में विधायक बने थे। 1974 में वे लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए। 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से जो है रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते थे, बहुत ज्यादा वोटों से जीते थे। 1983 में उन्होंने दलित नेता का गठन किया। 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते और 8 अक्टूबर 2020 को उनका जो है निधन हो गया। 70 नंबर है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? बताइए, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार जो है 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज की। 2004 से 9 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जनसंख्या एवं नगरीकरण के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। इनसे जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।